नमस्कार। आज हम सफर कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव का जिसके बारे में सोचते ही एक अजीब सा एहसास होता है। कुलधारा। जी, कुलधरा नाम सुनते ही वो वीरान गलियां, टूटे फूटे घर आंखों के सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। और कहानियां तो इतनी है कि पूछिए मत। कहते हैं कि ये एशिया की दूसरी सबसे भूतहा जगह है। हाँ, ये दावा तो किया जाता है। और सबसे रहस्यमयी बात ये कि एक रात में कहते हैं 85 गांवों के लोग गायब हो गए। यही तो, रातों रात गायब। कहाँ गए, कैसे गए, कुछ पता नहीं। तो आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे कुलधरा एक शापित गांव का रहस्य के कुछ हिस्से और कुछ लेख भी हैं। जी, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों को खंगाल कर देखें कि आखिर मामला क्या था। क्या सच में कोई श्राप था या फिर कोई और वजह रही होगी? हाँ, जैसे सूखा पड़ गया हो या शायद कोई भूकंप या कुछ और ही बात हो। राजस्थान की वो खूबसूरती, वहाँ की लोक कथाएं, उनके बीच ये एक पहेली की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि कुलधरा को बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। ये लोग पाली से आए थे, शायद 13वीं शताब्दी के आसपास। पालीवाल ब्राह्मण, हाँ मैंने सुना है इनके बारे में। ये लोग काफी कुशल माने जाते थे अपने समय में। बिल्कुल, बहुत होशियार और मेहनती लोग थे। खेती बाड़ी में तो माहिर थे ही, साथ ही व्यापार और खासकर उनकी जो वास्तुकला थी, मतलब पानी सहेजने का जो उनका तरीका था, कमाल का था। रेगिस्तान में भी उन्होंने कैसे बसावट की, ये देखने लायक है। अच्छा, मतलब सिर्फ किसान या व्यापारी ही नहीं थे, एक तरह से इंजीनियर भी थे। हाँ, कह सकते हैं। उनकी योजनाबद्ध बसावट, उनके बनाए घर, पानी के कुंड, ये सब उनकी समझदारी का सबूत है। कहते हैं 17वीं सदी के आसपास तो यहाँ खासी रौनक थी। करीब 1500 लोग रहते होंगे। 1500 लोग? ये तो अच्छा खासा बड़ा गांव हुआ उस जमाने के हिसाब से। जी बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे आबादी कम होने लगी, पता नहीं क्यों, पर कम होती गई। और 1890 आते आते तो स्रोत कहते हैं मुश्किल से 50 लोग ही बचे थे। 1500 से 50, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन ये गिरावट क्यों आई? क्या इसका कुछ अंदाजा है? इसके कई कारण सोचे जा सकते हैं। शायद पानी की कमी धीरे धीरे बढ़ी हो, या व्यापार के रास्ते बदल गए हों। पर एक और अजीब बात का जिक्र मिलता है स्रोतों में। क्या? गांव में 3 शमशान घाट होने की बात। 3? एक छोटे से गांव के लिए 3 शमशान घाट? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, है ना। आमतौर पर एक गांव का एक ही शमशान होता है। 3 होना ये इशारा करता है कि शायद यहाँ कुछ तो अलग था। हो सकता है अलग अलग समुदायों के लिए हो, या कोई और वजह रही हो। स्रोत इस पर चुप हैं, पर ये बात कुलधरा के रहस्य को और गहरा कर देती है। ये बात तो है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लगभग 300 साल पहले वो एक रात जब सब कुछ खाली हो गया, उस रात हुआ क्या? यही सबसे बड़ी पहेली है। एक रात में पूरा गांव वीरान। कहाँ गए वो लोग? क्या हुआ उनके साथ? कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलता। कुछ थियरीज तो होंगे ना, मतलब अंदाजे। हाँ, अंदाजे तो हैं। जैसे एक कारण बताया जाता है पानी की कमी। रेगिस्तानी इलाका है तो हो सकता है लंबा सूखा पड़ा हो और जीना मुश्किल हो गया हो। मुमकिन है, पानी तो जिंदगी है, खासकर रेगिस्तान में। हाँ। और दूसरा कारण भूकंप का डर बताया जाता है। कहते हैं कि शायद कोई बड़ा भूकंप आया हो या आने की आशंका रही हो, जिससे डरकर लोग भाग गए। और आज भी अगर आप वहां जाएं, तो उन खंडरों में आपको दरारें दिखेंगी, टूटी हुई दीवारें, जैसे किसी झटके ने उन्हें हिला दिया हो। अच्छा, तो भूकंप भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा सुनाई जाती है वो तो कुछ और ही है। हाँ, वो कहानी जुड़ी है जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह से। सालिम सिंह या जालिम सिंह जैसा लोग कहते थे। बिल्कुल, जालिम सिंह। नाम ही काफी है उसकी क्रूरता बताने के लिए। वो जैसलमेर रियासत का दीवान था, बहुत ताकतवर और कहते हैं बहुत निर्दयी भी। और उसका कुलधरा से क्या लेना देना था? कहानी ये है कि सालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और दीवान ने उससे जबरदस्ती शादी करने की ठान ली। जबरदस्ती? हाँ, उसने गांव वालों को धमकी दी। कहा कि या तो लड़की से उसकी शादी करा दें, वरना वो लगान इतना बढ़ा देगा फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। और गांव उजाड़ने तक की धमकी दी। ये तो सरासर ज्यादती थी।
तो गांव वालों ने क्या किया? मुखिया ने? गांव वालों के लिए ये इज्जत का सवाल बन गया। पालीवाल ब्राह्मण अपनी मान मर्यादा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सालिम सिंह के आगे झुकने से इनकार कर दिया। हिम्मत की बात है, लेकिन दीवान तो ताकतवर था। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं मुखिया ने सभी 84 गांवों के पालीवालों की पंचायत बुलाई। कुलधरा इन 84 गांवों का केंद्र जैसा था और उस पंचायत में फैसला हुआ कि इज्जत बचाने के लिए वो रातों रात गांव खाली कर देंगे। रातों रात? मतलब सब कुछ छोड़कर? अपना घर, अपनी जमीन, सब? हाँ, कहते हैं उन्होंने सिर्फ उतना ही सामान लिया जितना उठा सकते थे और अंधेरा होते ही निकल पड़े। और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, एक गहरा दुख भरा श्राप कि ये गांव फिर कभी नहीं बस पाएगा, यहाँ कोई सुख चैन से नहीं रह पाएगा, जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। बाप रे, इतना भारी श्राप! लेकिन क्या ये सिर्फ श्राप देकर चले गए? कुछ स्रोतों में तो हमले की बात भी आती है। हाँ, कुछ कहानियों में ये भी जोड़ा जाता है कि सालिम सिंह को जब पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजे, भागते हुए लोगों पर हमला हुआ, कुछ घर जला दिए गए, कुछ लोग मारे गए और शायद कुछ लड़कियों को बंदी भी बना लिया गया। लेकिन इस हमले वाली बात के ऐतिहासिक सबूत जरा कमजोर हैं। जो बात सबसे ज्यादा फैली हुई है वो पंचायत का फैसला, रातों रात पलायन और वो श्राप है। तो श्राप वाली बात ज्यादा पुख्ता मानी जाती है लोक कथाओं में। जी, लोकमानस में यही कहानी बसी हुई है। और शायद इसी श्राप के बाद से कुलधरा के भूतहा होने की बातें शुरू हुई। बिल्कुल, इसी श्राप को वजह माना जाता है उन तमाम अजीबोगरीब घटनाओं का जिनका जिक्र लोग करते हैं। क्या क्या सुना है आपने? मतलब स्रोतों में किस तरह के दावों का जिक्र है? बहुत तरह के दावे हैं। सबसे आम है अजीब आवाजें सुनाई देना, खासकर रात में, जैसे बच्चों के हंसने या रोने की आवाजें। बच्चों की वीरान गांव में? हाँ, और कभी औरतों की चीखें या सिसकियां सुनाई देने का दावा किया जाता है। कभी लगता है जैसे कोई पायल पहने चल रहा हो, छन छन की आवाज, या फिर धीमे धीमे राजस्थानी लोकगीत गाने की आवाज। ये तो सुनने में ही डरावना लग रहा है। और आवाजों के अलावा? हाँ, लोगों को महसूस होता है कि उनके आसपास कोई है, कोई अनदेखी उपस्थिति। कभी लगता है किसी ने छुआ या पीछे से धक्का दिया। कभी परछाइयां दिखने का भ्रम होता है या लगता है कि किसी टूटी हुई खिड़की या दीवार के पीछे से कोई झांक रहा है। बाप रे! और ये सब सिर्फ रात में होता है? ज्यादातर दावे रात से ही जुड़े हैं। सूरज ढलने के बाद वहाँ माहौल बहुत भारी सा हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसीलिए शाम के बाद वहाँ रुकने की इजाजत भी नहीं है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। अच्छा, वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, गौरव तिवारी। हाँ, उनका भी जिक्र आता है कुलधारा के सिलसिले में। हाँ, स्वर्गीय गौरव तिवारी। उनकी टीम ने कुलधरा में रात बिताकर जांच की थी। उनके दावे काफी चर्चित हुए थे। उन्होंने क्या पाया था? मतलब उनकी जांच के नतीजे क्या थे? उनकी टीम ने कई तरह के अनुभव रिकॉर्ड करने का दावा किया था, जैसे कि तापमान का अचानक गिर जाना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ठीक से काम ना करना। उन्होंने वहां नकारात्मक ऊर्जा महसूस करने की बात कही थी। नकारात्मक ऊर्जा मतलब एक ऐसी भारी, उदास या डरावनी सी फीलिंग। उन्होंने रात में अजीब आवाजें रिकॉर्ड करने का दावा भी किया, फुसफुसाहटें, कदमों की आहट। टीम के कुछ सदस्यों ने ये भी कहा कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो या उनके पास से कोई गुजरा हो। और आत्माओं वाली बात? हाँ, उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनके उपकरणों ने वहाँ कई आत्माओं की मौजूदगी दर्ज की, शायद 40-50 भटकती हुई आत्माएं, ऐसा उनका कहना था। 40-50 आत्माएं? और क्या गांव में कुछ खास जगह हैं जिन्हें ज्यादा भूता माना जाता है? जी हाँ, कुछ जगहों का जिक्र बार बार आता है, जैसे सालिम सिंह की हवेली के खंडहर। कहते हैं वहाँ उसकी और शायद उन औरतों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें उसने सताया था। अच्छा, और? गांव में एक मंदिर है, कहते हैं मुखिया की बेटी वहीं पूजा करती थी। वहाँ के बारे में दावा है कि आधी रात को कभी कभी घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। अपने आप? हाँ, और गांव में जो टूटी फूटी मूर्तियां हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनमें श्राप या उन दुखी आत्माओं का वास है। छूने से भी मना करते हैं लोग। ये तो पूरी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। एक और बात सुनी थी कि श्राप पीछा करता है, मतलब अगर कोई रात रुक जाए तो? हाँ, ये भी एक धारणा है। कहते हैं कि जो वहाँ रात रुकता है, श्राप या वो बुरी ऊर्जा उसका पीछा करती है, उसे परेशान करती है। और कुछ लोग तो सालिम सिंह की जो मौत हुई थी, जो कि काफी रहस्यमयी बताई जाती है, और गौरव तिवारी की भी असमय मृत्यु हुई, उसे भी कुछ लोग इसी श्राप से जोड़कर देखते हैं। अच्छा,
मतलब मौतों को भी श्राप से जोड़ा जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। हालांकि इसका कोई सीधा प्रमाण तो नहीं है, पर ये बातें कुलधरा के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। ये पैरानॉर्मल दावे, आत्माएं, श्राप, ये सब सुनने में बहुत नाटकीय हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन बातों का कोई ठोस सबूत है? मतलब लोगों के बयानों या कुछ धुंधली तस्वीरों, वीडियो रिकॉर्डिंग्स के अलावा कुछ और? देखिए, ठोस वैज्ञानिक सबूत मिलना तो इस तरह के मामलों में बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर दावे व्यक्तिगत अनुभवों, एहसासों और सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। जो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनकी भी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। कोई उन्हें पैरानॉर्मल मानेगा, कोई कहेगा हवा की आवाज है या कोई और प्राकृतिक कारण। ये बात तो है। तो क्या इन भुतहा कहानियों के अलावा कोई और नजरिया भी है? मतलब कोई वैज्ञानिक या तार्किक स्पष्टीकरण? बिल्कुल है, और वो भी काफी मजबूत तर्क हैं। दूसरी तरफ वैज्ञानिक और इतिहासकार अलग वजह बताते हैं। जैसे एक प्रमुख शोध है पुरातत्ववेत्ता A.B. रॉय का। उनका एक लेख करंट साइंस जर्नल में भी छपा था। हाँ, मैंने शायद उसका जिक्र सुना है। क्या कहते हैं वो? प्रोफेसर रॉय का मानना था कि पालीवाल ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान लोग थे। उन्हें भूगर्भ विज्ञान की अच्छी समझ थी। उन्हें शायद ये पता था कि ये पूरा इलाका भूकंप संभावित क्षेत्र है। अच्छा, मतलब उन्हें अंदाजा था कि यहाँ भूकंप आ सकते हैं। हाँ, शायद। रॉय का तर्क है कि वो लोग एक रात में गायब नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे, शायद कई दशकों में, किश्तों में यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। तो ये एक रात में गायब होने वाली बात महज एक कहानी है? उनके अनुसार हाँ, ये शायद उस क्रमिक पलायन का एक लोक कथात्मक सरलीकरण है जिसे ज्यादा नाटकीय बना दिया गया। और जो घरों में दरारें हैं, उनका कारण वो लगातार आने वाले छोटे छोटे भूकंपों को मानते हैं, जिन्होंने धीरे धीरे इमारतों को खंडहर बना दिया। ये तो काफी तार्किक लग रहा है। भूकंप वाला तर्क और पानी की कमी वाला तर्क भी था पहले? जी, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पालीवाल ब्राह्मण खेती पर बहुत निर्भर थे। अगर लंबे समय तक सूखा पड़ा हो, बारिश ना हुई हो, तो खेती चौपट हो गई होगी, पानी की भयानक किल्लत हो गई होगी। ऐसे में गांव छोड़कर जाना ही एकमात्र रास्ता बचा होगा। हाँ, ये भी संभव है। रेगिस्तान में पानी की कमी तो हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि भूकंप का डर और पानी की कमी, इन दोनों या इनमें से किसी एक वजह से लोगों ने धीरे धीरे पलायन किया हो। ये ज्यादा स्वाभाविक और तार्किक व्याख्या लगती है। लेकिन फिर इन भूतिया कहानियों का क्या, ये इतनी क्यों फैली? इसका भी एक पहलू है। कुछ लोगों का मानना है कि इन कहानियों को जानबूझकर या अनजाने में थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। क्यों? किस लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आजकल डार्क टूरिज्म, मतलब भूता जगहों पर घूमने का चलन बढ़ा है। तो हो सकता है कि कुलधरा को एक मिस्ट्री डेस्टिनेशन बनाने के लिए इन कहानियों को हवा दी गई हो। अच्छा, मतलब ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। हाँ, ये भी एक संभावना है। कई ब्लॉगर, यात्री वहां गए हैं, रातें भी बिताई हैं, शायद चोरी छुपे, और उनका कहना है कि उन्हें तो कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, बस एक वीरान खूबसूरत सी जगह। तो मतलब हमारे पास अब दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। जी। एक तरफ वो नाटकीय कहानी है, जालिम दीवान का जुल्म, मुखिया की बेटी, रातों रात पलायन, श्राप, और फिर भटकती आत्मा है, डरावनी आवाजें। हाँ, जो ज्यादातर लोक कथाओं और पैरानॉर्मल दावों पर आधारित है। और दूसरी तरफ हैं ज्यादा तार्किक और शायद उबाऊ लगने वाले कारण, भूकंप का खतरा, पानी की कमी, सूखा, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे बिना किसी नाटकीयता के गांव छोड़कर चले गए। और साथ में ये संभावना कि बची खुची वीरानगी को भूताहा रंग देकर पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो सच कहाँ है इन दोनों के बीच में, या कोई एक ही सच है? कुलधारा का असली सच क्या है फिर? शायद यही कुलधारा का सबसे बड़ा रहस्य है। हो सकता है सच इन दोनों के बीच कहीं हो सकता है कि जुल्म हुआ हो, लोग दुखी मन से गए हों, और उनकी वो उदासी, वो दुख उस जगह की हवा में बस गया हो। हाँ। और साथ ही प्राकृतिक कारण भी रहे हों पलायन के पीछे। समय के साथ लोगों की कल्पना ने इन दोनों चीजों को मिलाकर एक श्रापित भूताहा गांव की कहानी गढ़ दी हो। ये मुमकिन है। इतिहास, लोक कथा, डर और शायद कुछ असल दुख, ये सब मिलकर एक कहानी बन गए। बिल्कुल। कुलधरा हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम खंडरों को, इतिहास को और उनसे जुड़ी कहानियों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। क्या ये सिर्फ टूटे फूटे पत्थर हैं,
या इनमें वाकई उन लोगों की अनकही दास्तानें, उनके एहसास गूंजते हैं जो कभी यहाँ हंसते खेलते जीते जागते थे? ये सवाल तो सोचने वाला है। क्या हम उन पत्रों में वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, या जो हमें सुनाया जाता है? शायद। और शायद कुलधरा की कहानी इसीलिए इतनी आकर्षक है क्योंकि वो हमें कोई एक सीधा जवाब नहीं देती। वो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है, अपनी मान्यताओं के बारे में, डर के बारे में और इतिहास को याद रखने के तरीकों के बारे में। तो कुलधरा का रहस्य शायद रहस्य बने रहने के लिए ही है। हो सकता है शायद कुछ पहेलियों का अनसुलझा रहना ही उनकी खूबसूरती है। ये सवाल शायद हमेशा कुलधरा के उन वीरान पत्थरों की तरह ही कायम रहेगा जिसका कोई एक मुकम्मल जवाब शायद कभी ना मिले। जी, और देखा कि कैसे एक जगह की कहानी इतनी जटिल और बहुस्तरीय हो सकती है। उम्मीद है श्रोताओं को भी ये पड़ताल दिलचस्प लगी होगी। सोचने के लिए यकीनन